हाय दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुदर्शन और आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आज एक नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली वो डिमोनेटाइजेशन पे है और ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी आपने देखा होगा लास्ट मंथ में RBI जो हमारी बैंक है उसने 2000 के नोट को जो एक इकोनॉमी के सर्कुलेशन में है उससे बाहर कर दिया है। मतलब जितने भी 2000 के नोट है वो अब मतलब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा और आप कहीं ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। बट अभी भी वो लीगल टेंडर है, उसका आगे क्या करना है वो RBI डिटेल में बताएगी। तो सवाल ये उठता है कि अगर 2000 के नोट को इकोनॉमी से बाहर करना ही था तो इसे इकोनॉमी में लाया ही क्यों, और इस नोट के लिए लोगों ने अपने जान गंवाए, कितनों ने तो अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी। एक समय तो गरीबों के लिए यह भयावह सपना था कि कब वो जाएं और अपने नोटों को बैंकों में एक्सचेंज कर पाएँ। क्यों? क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों के पास नोट तो थे, वो बैंक में जमा तो करना चाहते थे बट उसके अगेंस्ट में एक्सचेंज करने के लिए बैंकों के पास उतने पैसे नहीं होते थे। इसीलिए बैंकों ने एक लिमिट कर दिया था। और सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग फैक्टर था कि इतना बड़ा जो डिसीजन लिया गया था उसके लिए समय बहुत कम दी गई थी। आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी जो 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे टीवी के सामने आते हैं और इतनी बड़ी फैसला कर देते हैं कि रात के 12 बजे से जो 500 और 1000 के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। कहने का मतलब ये था कि वो नोट अब वैलिड नहीं है। आप 30 दिसंबर तक मतलब 30 दिसंबर 2016 के दौरान उसको बैंकों में जाएं और चेंज करें। अगर हमारी RBI और इंडियन गवर्नमेंट इस तरह का डिसीजन लेती है तो जाहिर सी बात है इस विषय पे चर्चा होना स्वाभाविक है और आज इसी विषय को मैं डिकोड करने आया हूँ। तो सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन क्या है हम उस पर बात करते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें किसी भी देश के बैंक और उस देश की सरकार जो भी इकोनॉमी में जो भी कॉइन हो, करेंसी हो या प्रीशियस मेटल्स हो, उसको अगर बाहर निकालना होता है तो उसे एक लीगल टेंडर को इनवैलिड कर दिया जाता है और इस प्रोसेस को हम डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। और इसी तरह का फैसला हमारे देश में 8 नवंबर 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने रात के 8 बजे टीवी के सामने आके एक बड़ा फैसला लोगों को सुनाते हैं कि रात के 12 बजे से 500 और 1000 के नोट अब इनवैलिड हो जाएंगे और लोगों को ये बताया जाता है कि आपके पास 30 दिसंबर तक का समय है जिसमें आप अपने 500 और 1000 के नोट को बैंक से एक्सचेंज करवा सकते हैं। उसके बाद उस पैसे का क्या होना है क्या नहीं उसका डिसीजन उस समय क्लैरिटी नहीं थी। शायद ये भी एक कारण था कि समय बहुत कम था बोल के लोगों में भगदड़ मची थी और लोग अपने नोट को एक्सचेंज करने के लिए बैंकों के सामने लंबी लाइन में खड़े रहते थे। तो क्या 2016 में डिमोनेटाइजेशन पहली बार इंडिया में हुई थी? नहीं, इससे पहले भी इतिहास के पन्नों को अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 2 बार इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिमोनेटाइजेशन कर रखा था। फर्स्ट बार 1946 में और सेकेंड टाइम 1978 में, और दोनों बार जो उसके ऑब्जेक्टिव थे वो यही थे कि ब्लैक मनी को कैसे ख़त्म किया जाए। तो इससे एक चीज़ तो पता चलता है कि जो डिमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो ब्लैक मनी के लिए सक्सेसफुल नहीं है। और अगर आपके पास इतने स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है तो आपको डिसीजन सही तरीके से सोच समझ के लेना होता है। तो 8 नवंबर 2016 को जब देश के प्रधानमंत्री रात के 8 बजे टीवी के सामने आके ये घोषणा करते हैं कि रात के 12 बजे से 500 और 1000 के नोट अब वैलिड नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों में हाहाकार मचेगी और यही हुआ। बट उन्होंने इसके 3 मेजर कारण बोले कि वो ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। पहला कि जो भी ब्लैक मनी है उसको वापस लाया जाएगा। दूसरा कि हम काउंटरफिट बेसिकली जो फेक करेंसी है उससे हम कैसे लड़ेंगे वो, और करप्शन से हम कैसे लड़ेंगे उस पर बात थी। और तीसरा था कि हम टेररिज्म को कैसे ख़त्म करेंगे। ये 3 जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे इसी को देखते हुए डिमोनेटाइजेशन को लागू किया गया था। मगर समय के साथ जैसे ही देखा गया कि ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया गया कि इकोनॉमी में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए डिमोनेटाइजेशन का
का डिसीजन लिया गया था, और ये ज़्यादातर जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे उस साइड से ये बातें आने लगी। तो एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी 2014 या उससे पहले भी मैं बोल सकता हूँ, जब भी कोई पॉलिटिकल नैरेटिव होती है तो उसके दो पहलू आ जाते हैं। पहला कि जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, जो उसके सपोर्ट में रहेगी, वो जाहिर सी बात है इस डिसीजन को अच्छा मानेगी और उसका स्वागत करेगी, और जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रहती है या अपोजिशन में रहती है, जाहिर सी बात है वो ज़्यादातर नेगेटिव होती है। बट एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आपके पास डेटा और फैक्ट्स होती है और आप उस पर एनालिसिस करके अगर बात करते हो, तो आपको सही मायने में पता चलता है कि कोई भी डिसीजन सही हुआ या गलत हुआ। और आज हम इसी डेटा और फैक्ट्स को चेक करते हुए आपके सामने मैं ये बताना चाहूँगा कि डीमोनेटाइजेशन का फैसला सही था या नहीं था। तो जब गवर्नमेंट डीमोनेटाइजेशन का फैसला ले रही थी, तो उसको एक आइडिया था कि जो 5 ट्रिलियन जो इंडियन रुपीज़ है, जो 500 और 1000 के फॉर्म में है, वो बैंक में डिपॉजिट नहीं होगी। कहने का मतलब था कि वो इकोनॉमी में वापस नहीं आएगी और वो ब्लैक मनी होगी। बट अगर आप आरबीआई का रिपोर्ट देखते हैं 2018 का, तो उसमें वो बताते हैं कि डीमोनेटाइजेशन के समय जो 500 और 1000 की जो करेंसी थी, वो इंडियन रुपीज़ में 15.41 ट्रिलियन रुपीज़ थी। और जो जब डीमोनेटाइजेशन के बाद जो भी 500 और 1000 के नोट बैंकों में जमा हुए, वो 15.3 ट्रिलियन जो इंडियन रुपीज़ थी हो गई। कहने का मतलब था कि 99.3% जो अमाउंट थी वो बैंक में आ गई। तो इससे ये साफ पता चल रहा था कि जो ब्लैक मनी को लेके ये डिसीजन लिया गया था, ये पूरी तरीके से फेल हो गई थी। बट डीमोनेटाइजेशन का कुछ फ़ायदा तो हुआ, और सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि जो भी टेररिज्म को लेके जो एक धारणा थी, वो 1-2 साल में काफ़ी डिक्रीज़ हो गई थी। प्लस नक्सलाइट लोग का जो मूवमेंट था वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, इसमें दो राय नहीं है। और एक जो गोल पोस्ट काफ़ी चेंज हुआ था कैशलेस इकनॉमी को लेके। कहने का मतलब था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को इकनॉमी में कैसे इम्बाइब किया जाए, उसके लिए डीमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया था। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर मैं काफ़ी डेटा और काफ़ी रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक चीज़ समझ आया कि उस दौरान डिजिटल ट्रांजैक्शन इसलिए सडन बूम हुई थी, उसके कारण यही था कि उस समय इकनॉमी में जो करेंसी का सर्कुलर, मतलब जो करेंसी की जो एक लिमिटेशन थी, और मार्केट में उतनी लिक्विडिटी नहीं थी। तो लोगों को क्या था कि करेंसी की जो कमी थी उसको समहाउ कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव के फॉर्म में उन्होंने डिजिटल को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। तो ये बाई चॉइस नहीं था, अगर मैं देखूं तो ये एक तरह से बाई फोर्स हम बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट फोर्स। जैसे कि अगर आप किसी सब्जी बोलते ना, महंगाई अगर बढ़ जाती है किसी चीज़ का, तो आप उसका अल्टरनेटिव देखते हैं, है ना। जैसे कि अगर प्याज का दाम बहुत बढ़ जाता है, तो जाहिर सी बात है होटल वाले जितने भी होते हैं वो सलाद में प्याज के जगह पे खीरा और मूली से ही काम चला देते हैं। तो सेम डीमोनेटाइजेशन में कैशलेस सोसाइटी को लेके जो बात चली थी, वो एक सर्टन पीरियड तक डिजिटलाइजेशन, मतलब डिजिटल का जो फॉर्म था वो बूम हुआ। बट अगर आप लेटर पॉइंट में देखते हैं तो कैश का सर्कुलन काफ़ी हाई हो गया था। मतलब 2016 में जिस समय जितना इंडियन इकोनॉमी में कैश का एक जो सर्कुलर था, उससे कई गुना बढ़ के अगर आप 2020, 21 या 23 का डेटा देखते तो काफ़ी बढ़ गया था। और रिसर्च करने के दौरान मुझे एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग पता चला। एक विभाग है जिसको हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, उनके अधिकारियों ने 2012 में एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को दी थी, और ये बताई थी कि डीमोनेटाइजेशन अगर आप करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जो भी ब्लैक मनी है वो कैश के फॉर्म में ना होके ज़्यादातर बेनामी प्रॉपर्टीज़ में होती है। कहने का मतलब है रियल इस्टेट, है ना, या जो प्रीशियस गोल्ड मटेरियल या ज्वेलरी होती है, उस तरह की चीज़ों में ज़्यादातर लोग ब्लैक मनी को होर्डिंग करते हैं। तो उन्होंने क्लियर कट बताया था कि अगर आप ब्लैक मनी को भी, मतलब ब्लैक मनी को अगर जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो डीमोनेटाइजेशन उसका बेस्ट ऑप्शन नहीं है। उसके लिए आपको दूसरे तरीके से चीज़ों को देखना होगा और उस तरीके का डिसीजन लेना होगा। और एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में हमेशा उठ रही थी कि जब सरकार को ये पता था कि 500 और 1000 के जो नोट है उसकी वजह से लोग उसको होर्डिंग कर रहे हैं और एक ब्लैक मनी का बिजनेस फल फूल रहा है, तो जब सरकार ने 500 और 1000 के नोट को मतलब सर्कुलर से हटाया, तो उसके अगेंस्ट में 500
का लाना एक सही हद तक समझ आ रहा था, बट उसकी मतलब 1000 की जगह पे 2000 का नोट लाना, ये कहीं ना कहीं लॉजिक फिट नहीं हो रही थी। और ये क्वेश्चन का जवाब आज तक मुझे नहीं मिला। इवन मैं सर्च काफ़ी कर रहा था, रिसर्च कि इस पे कुछ मुझे सही से इनपुट्स मिले, बट ऐसा कुछ मिला नहीं है। अभी जब 2000 के नोट को जो अपने इकोनॉमी जो है उससे अगर हटाया जा रहा है, उस दौरान बस पेपर में ये आ रहा है कि आरबीआई ये बोल रही है कि जो 2000 नोट है उसका मकसद ये था कि सर जो इकोनॉमी में जो करेंसी की जो क्राइसिस थी उसको पूरा करने के लिए 2000 का नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और अब इकोनॉमी में जो बाकी जो छोटे नोट हैं, जो करेंसीज हैं, वो काफ़ी मात्रा में आ चुकी है, तो अब 2000 के नोट को इसीलिए हटा दिया जा रहा है। और रिसर्च के दौरान मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पता चला कि अगर आप 2016 से मतलब डीमोनेटाइजेशन के बाद से अगर हमारे जीडीपी के ग्रोथ को देखते हैं तो वो डिक्लाइन चली जाती है। और इसके पीछे मैं ये खाली नहीं बोलूँगा कि डीमोनेटाइजेशन ही मेन फैक्टर था, बट हाँ, डीमोनेटाइजेशन वन ऑफ द मेन फैक्टर थी। और 2017 में जीएसटी का आना भी जो हमारे जीडीपी ग्रोथ है उसको डाउनफॉल करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम लगा दे रहा हूँ, उसको आप मतलब इस वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा अगर उस डायग्राम को देखते तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमारी जीडीपी नीचे गिर रही थी। और ये जो इकोनॉमिक का जो जीडीपी गिरना होता है, ये डिमोनेटाइजेशन के कारण हुआ था। तो सरकार अगर इस तरीके का डिसीजन लेती है और तो हमारे इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान पहुंचती है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये बस एक सिंपल सा ग्राफ है, तो मैं थोड़ा सा इनपुट इसमें देना चाहूँगा कि जीडीपी होता क्या है। तो बेसिकली किसी भी कंट्री में जो एक साल के अंदर में जो भी गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करते हैं और उसका कैलकुलेशन एक मॉनेटरी टर्म में करते हैं, तो वो जो टोटल अमाउंट आता है उसे ही हम जीडीपी कहते हैं। और ये जो जीडीपी का जो हम प्रोडक्शन को अगर देखते हैं ऊपर जाना और नीचे गिरना, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये होता है कि जीडीपी से हम हमेशा उस देश की जो पर कैपिटल इनकम होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी जीडीपी जितनी हाई जाएगी उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतलब उसके जो परचेजिंग पावर है वो लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाएगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। और डीमोनेटाइजेशन ने उस समय इंडस्ट्रीज की कमर तोड़ दी थी, क्योंकि कैश मार्केट में थी नहीं। और इंडिया का जो बिजनेस का एक नेचर था वो ज़्यादातर केस बेस्ड थी, वो डिजिटल फॉर्म में उस समय यूज टू नहीं हो पाई थी। तो इसकी वजह से हमारे जीडीपी में काफ़ी नुकसान पहुंचा था। और अपने रिसर्च के दौरान मुझे एक चीज़ पता चला कि अगर आप प्रिंटिंग कॉस्ट को एनालिसिस करते हैं, बेसिकली अगर आप डीमोनेटाइजेशन से पहले का प्रिंटिंग कॉस्ट देखते हैं, तो जो आरबीआई है वो कितना बियर करती थी, वो अराउंड 34.21 बिलियन जो रुपीज़ होती थी उतनी खर्चा मतलब न्यू प्रिंटिंग करने में लगाती थी। बट आफ्टर डीमोनेटाइजेशन एक नए नोट को प्रिंट करना था, तो उसके लिए जो अमाउंट थी वो काफ़ी बढ़ गई और ये अमाउंट करीब 79.65 बिलियन जो रुपीज़ है वो 2016-17 में हो गई। और 2017-18 में ये जो अमाउंट है वो 49.12 बिलियन थी। तो कहने का मतलब ये था कि जो भारत सरकार होती है उसको एक डिविडेंड के रूप में आरबीआई से अमाउंट मिलती थी। और अगर आप डिमोनेटाइजेशन से जस्ट पहले का ईयर में देखते हैं तो उनको 658.76 बिलियन जो रुपीज़ है 2015-16 में उनको डिविडेंड के तौर पे मिलती थी, वो कहीं ना कहीं काफ़ी डिक्लाइन हो गई और उनको 2016-17 में सिर्फ 306.59 बिलियन रुपीज़ ही मिल पाई और 2017-18 में ये 500 बिलियन रुपीज़ उनको मिल पाई। तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट यही हुआ कि सरकार के पास रेवेन्यू कम गई और ये उनके जो फिस्कल डेफिसिट का जो बुक है उसमें इम्पैक्ट की। तो बेसिकली एक अनुमान लगाया गया था कि ये 3.2% होगा 2016-17 में, बट ये बढ़कर 3.4% हो गई थी। तो जाहिर सी बात है अगर फिस्कल डिफिसिट जितना बड़ा होते जाएगा या मतलब वो जितना ज़्यादा होगा वो हमारी इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। फिस्कल डिफिसिट क्या है इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में कभी बना दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे समझाने लगा तो ये काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा और ये वीडियो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। तो फिस्कल डिफिसिट को हम किसी और वीडियो में बनाएंगे, ये पक्का मैं प्रॉमिस करता हूँ।
और इन कॉस्ट के अलावा जो नए नोट को बैंकों तक सप्लाई करने में टाइम लग रहा था और रिसोर्सेज लग रही थी, तो उसमें एयरफोर्स को बैंकों ने अराउंड 294.1 मिलियन बेसिकली 294.1 मिलियन का रुपीज़ उनको देना पड़ा था। तो आप देख सकते हैं कि इस जो डिसीजन है उसमें कितना इकोनॉमिक मतलब बेसिकली कॉस्ट लगा, और उसका डिसीजन मैं यहाँ पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि अभी जो 2000 का नोट निकला है उस पर तो हम और डिटेल से बात करेंगे, बट ये कॉस्ट सब भी फैक्टर करती है, और ये जो अमाउंट है वो कहीं और से नहीं होती है। ये जो इंडियन जो लोग होते हैं उनके टैक्स पेयर होते हैं, और टैक्स पेयर में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सरकार का जो रेवेन्यू होती है वो सिर्फ सैलरी वालों के टैक्स से नहीं होती है। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो टैक्स गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू जनरेट करके देती है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके का है तो वो सरकार को रेवेन्यू का जनरेट करके देती है। और जो एक नोशन है कि गरीब लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, ये गलत बात है। गरीब लोग भी जो भी सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स पे करते हैं और उससे सरकार के पास पैसा जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर सरकार इस तरीके का डिसीजन लेगी जहाँ पे लार्जर जो पॉपुलेशन है वो गरीब या मिडिल क्लास है, तो इस तरीके का डिसीजन लेने से पहले 10 बार आपको सोचना चाहिए। अगर हम डिमोनेटाइजेशन के फैसले को देखते हैं तो एक भयावह सिचुएशन आई गेस स्टार्टिंग के 2-3 महीने में हुई थी, और हमने देखा था कि एटीएम के सामने लंबी लंबी लाइनें खड़ी होती थी, है ना। बैंकों में नोट एक्सचेंज करने के लिए लाइन लंबी खड़ी होती थी। लोगों में एक अफरा तफरी मची हुई थी। लोगों को ये लगता था कि उनकी जो हार्ड अर्न मनी है अगर वो सही टाइम में एक्सचेंज नहीं होगी तो पता नहीं उनको पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो लोगों की जो सेविंग थी वो इकोनॉमी में तो आई, बट लोगों को एक डर भी पैदा कर दी थी। बहुत से चैलेंजेस उस समय देखने को मिले और लोगों ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया। बैंक के जो स्टाफ थे वो ओवर टाइम काम कर रहे थे। जो नोट प्रिंटिंग कर रहे थे वहाँ के लोग काफ़ी ओवर टाइम काम कर रहे थे। जो लोग थे वो काफ़ी लाइन में लगे थे और इस डिसीजन का काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे कि देश के लिए हम लोग भी बलिदान दे सकते हैं। तो इस तरीके का एक जज्बा था। बट ये जज्बा एक अच्छी बात है, बट अगर आप इतने बड़े देश और इतनी बड़ी सिस्टम में रह के अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं करते हैं फैसले को, तो जाहिर सी बात है हमेशा हैवॉक या जो सिचुएशन है वो काफ़ी पैनिक हो जाती है, और ये हुई थी। तो जैसे किसान लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई थी, गरीबों को काफ़ी दिक्कत हुई थी। बट इसके अलावा दो चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा जिसमें काफ़ी मीडिया में रिपोर्ट भी आई कि सबसे पहला कि डिमोनेटाइजेशन के दौरान करीब 100 लोग जो थे वो इस सिचुएशन की वजह से मर गए। अगर आप गवर्नमेंट साइड से अगर रिपोर्ट को देखते हैं तो जो हमारे अरुण जेटली जी सर थे, लेट फिनेंस मिनिस्टर, वो 4 लोगों के मरने की पुष्टि करते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं अनफेयर है, और आपको भी सच्चाई पता है कि उस दौरान काफ़ी लोग मरे थे। एग्जैक्ट मीडिया रिपोर्ट अगर देखते हैं तो अराउंड 100 लोगों के मरे जाने की खबर थी। साथ ही साथ CMI की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे मतलब 3.5 मिलियन जो लोग थे उन्होंने अपनी नौकरी खो गई, मतलब जॉबलेस हो गए थे। तो उस समय काफ़ी भयावह थी सिचुएशन। और अभी RBI ने मतलब मई के महीने में एक डिसीजन लिए कि 23 मई से 2000 के जो नोट है वो हमारी इकोनॉमी के सर्कुलर से विड्रॉ कर लिया जा रहा है, और लोगों को 30 सितंबर तक का टाइम दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इस बार RBI कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है और 4 महीने का समय ऑलरेडी दे रखी है। बट अगर आप डिमोनेटाइजेशन 2016 का पीरियड देखते हैं तो उसमें हार्डली 45 और 50 डेज़ का टाइम दिया गया था, इसीलिए शायद केओस हुआ था। उस समय अगर टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता तो मे भी हो सकता था इतना केओस नहीं होता लोगों में। बट खैर कोई दिक्कत नहीं है। बट 2000 के इकनॉमी मतलब 2000 के जो नोट है उसको अगर हमारे जो इकनॉमी है उसके सर्कुलर से बाहर निकाला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रिंटिंग कॉस्ट हुई थी या लोगों का बलिदान दिया गया था वो कहीं ना कहीं विफल हो रही है। और ये शुरू से ही बोला जा रहा था कि जो 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये जाहिर सी बात है ब्लैक मनी को और सपोर्ट करेगी। और ये हुआ कि जो हमारा 7 पॉइंट आई गेस अगर मैं करेक्ट डेटा देखता हूँ तो 6.37 लाख करोड़
जो थे वो 2000 के नोट थे हमारी इकोनॉमी में, वो कहीं ना कहीं एक समय बाद सर्कुलर में काफ़ी कम हो गई थी। तो इससे पता चल रहा था कि जो ब्लैक मनी है लोग 2000 के नोट के रूप में उसे होर्डिंग कर रहे थे। शायद यही मेन कारण है और इसी वजह से आरबीआई को डिसीजन लेना पड़ रहा है और ये इकोनॉमी से 2000 के नोट को विड्रॉ कर रहे हैं। बट ये अभी भी लीगल टेंडर है, अभी तक से आरबीआई ने इसमें क्लियर डिसीजन नहीं लिया है कि ये 2000 के नोट इनवैलिड हुए हैं या नहीं हुए। बट 30 सितंबर तक अभी ये फैसला लिया गया है कि इसको बस एक्सचेंज किया जाए बैंक से, और आपकी जो लिमिट दी गई है आप एक समय में 20,000 के, मतलब कहने का मतलब है 10 नोट आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप 30 सितंबर से पहले 2000 के अगर नोट आपके पास है तो आप बैंक में जाएं और आराम से एक्सचेंज कर लें। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया होगा और काफ़ी इंटेंसिव था। दोस्तों एक चीज़ तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरीके का वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगती है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके थोड़ा सा प्यार और अफेक्शन से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह का कंटेंट आप लोगों के सामने लाऊं। और एक चीज़ तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा कि ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये डेटा और फैक्ट्स को लेके मैंने बातें की है। और आप एक चीज़ हमेशा डेमोक्रेसी में सीखते हैं कि आप चीज़ों को अगर डिस्कस करते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें बाहर निकल के आती है और उससे भलाई होती है। होप सो कि इस वीडियो के थ्रू से आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि डिमोनेटाइजेशन क्या है, इसका इतिहास क्या है, जब इंडिया में इस तरीके का फैसला लिया गया तो उसके फ़ायदे क्या हुए, नुकसान क्या हुए। और एक चीज़ तो बताना चाहूँगा कि आजकल ये नैरेटिव हो गया है कि सरकार का कोई भी फैसला आए, और ये फैक्ट भी है, चाहे किसी भी सरकार पावर में रहे उसमें उसके जो सपोर्टर होंगे उस फैसले को सपोर्ट करेंगे और उनके अगेंस्ट में जो रहेंगे वो जाहिर सी बात है उस फैसले को नकारेंगे या उसके अगेंस्ट में जाएंगे। बट आप हमेशा डेटा और इन्फॉर्मेशन को लेके बात कीजिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू दोस्तों।